वर्णमाला। सबसे पहला जब हम अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं बचपन में, तब हमें सबसे पहले वर्णमाला ही पढ़ाई जाती है। ठीक है। और वर्णमाला का रोल आपके जीवन में इतना है कि आपको नौकरी में भी वर्णमाला पढ़नी पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अंकित कुमार। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से हिंदी के लेक्चर्स, आपके यूपी कांस्टेबल को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें हम सबसे पहला और सबसे प्रारंभिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्णमाला, क्योंकि यहीं से हिंदी की शुरुआत होगी और यहीं से हम अक्षरों को, वर्णों को, ध्वनियों को मिलाना, बनाना और संचालित करना सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग देख चुके हैं वर्णमाला। अब आइए एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, बहुत ज्यादा बेटा नोट्स बनाने पे फोकस मत करना, जितना हो सकता है अच्छे से समझने पे फोकस करना, एक एक चीज प्रैक्टिकली और लॉजिकली समझने पे फोकस करना। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग लगा लो, वर्णमाला। अब अगर किसी चीज को समझना है तो उसको तोड़ना शुरू कर दो, उसको बाई पार्ट करना शुरू कर दो। जैसे जैसे हमने यहां पर वर्णमाला को दो भागों में तोड़ दिया। एक भाग क्या मिला, वर्ण, और दूसरा भाग क्या मिलेगा, माला। ठीक है सर। वर्ण क्या होते हैं समझते चलना बेटा, एक एक चीज को बहुत आराम से समझना। कहीं कोई दिक्कत लगे कमेंट करके तुरंत पूछ लेना। ठीक है। देखो, वर्ण क्या होते हैं। कोई आपसे पूछे कि वर्ण क्या होते हैं, तो वह छोटी से छोटी इकाई, कैसी, छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके आप टुकड़े ना कर पाओ। क्या ना कर पाओ, जिसके हम टुकड़े ना कर पाए। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो, ना हो। ठीक, ये हो गई पहली बात। ठीक है सर। माला क्या होती है बेटा, आप सभी ने देखा है और सभी पहनते भी हो। माला क्या होता है, किसी भी चीज का क्रमबद्ध होना या व्यवस्थित होना। ठीक है, किसी भी चीज का क्रमबद्ध होना या व्यवस्थित होना। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, इससे आपको क्या पता चला, वर्णमाला की अब परिभाषा क्या बनेगी। सर, वर्णमाला की परिभाषा बनेगी, यहां पर हम लिखते हैं बॉक्स में। तो वर्णमाला की क्या परिभाषा बनेगी, वर्णों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है बेटा, वर्णमाला कहलाता है। अच्छा सर, ये बताइए यहां पर ये व्यवस्थित क्यों लिखा है, या व्यवस्थित का क्या मतलब है, इस व्यवस्थित शब्द का क्या मतलब है। अच्छा बेटा, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं आ, बा, ना, सा, का, बड़ा आ, तो क्या ये वर्णमाला है, क्या हम इसको वर्णमाला कह सकते हैं, बोलो हाँ या ना, यस और नो, क्या हम इसको वर्णमाला कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों सर, क्योंकि इनका कोई क्रम नहीं है सर, इनका कोई क्रम नहीं है। जब तक हम वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में नहीं सजाएंगे, वह वर्णमाला नहीं कहलाएगी। ये क्या हो जाएंगे फिर, ये हो जाएंगे मात्र और मात्र बेटा वर्ण हो जाएंगे, या अक्षर हो जाएंगे। आई बात समझ में, क्या हो जाएंगे, वर्ण या अक्षर कहलाएंगे, केवल और केवल। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, अब ये बताओ, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, हमारी वर्णमाला में, वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं, कौन बताएगा, कोई बता पाएगा। बहुत बढ़िया, कितने होते हैं सर, 52, यानी कि 52 वर्ण होते हैं। अच्छा सर, इनका विश्लेषण या वर्गीकरण किस प्रकार होता है, तो इनका वर्गीकरण आप चार भागों में कर सकते हो। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन तो आपको पता है। अब देखो इनका हम वर्गीकरण करते हैं। नंबर एक, स्वर कितने होते हैं बेटा,
समझते चलना, सारी बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, एक एक पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह आता है। चलो सबसे पहले हो गए स्वर, उसके बाद स्वर के ही साथ आप दो लोगों को पढ़ते हो, कौन दो लोग होते हैं? अयोग वहा, स्वर के साथ ही आते हैं अयोग वहा। ये कितने होते हैं सर? ये होते हैं बेटा दो, ठीक है, अंग और आहा, ठीक है सर। और कौन कौन होता है सर ये बताइए। और इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं दो, ठीक है। इसके बाद और पढ़ोगे तो आपने देखा है कि कुछ लोग जो है मिल करके बनते हैं, तो वो संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं बेटा, क्या हो जाते हैं? संयुक्त। और कितने होते हैं? चार होते हैं, छा, त्र, ज्ञा और री। इसको भी अभी हम वर्णमाला वाले उसमें पढ़ेंगे जब व्यंजन पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में बचता कौन है? सबसे लास्ट में कौन बचेगा भाई? एक और आखिरी पार्ट और मेन पार्ट, व्यंजन। और व्यंजन कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। आप जोड़ लो इनको, टोटल कर लो, करो टोटल। तो ये हो गए आपके, देखो 2 3 5 और 5 3 8, ठीक है, और 4, इसको जोड़ो टोटल कितना बनेगा? 52। तो ये जो है 52 प्रकार के, मतलब जो 52 वर्ण हैं, इनका हमें अध्ययन करना है कि कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, कौन किसका उच्चारण स्थल कहाँ पर है, ठीक है, कौन संवृत है, कौन विव्रत है, कौन अघोष है, कौन सघोष है। काफी बड़ा चैप्टर है और काफी बोरिंग भी चैप्टर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम वर्णों को बनाना सीखेंगे, इसमें हम स्वरों को जानेंगे, इसमें हम स्वरों, अपने जिह्वा पर स्थापित होने वाले शब्दों को जानेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। आइए अब देखो, सबसे पहला टॉपिक यहाँ क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो भैया हेडिंग क्या लगाओगे? हेडिंग क्या लगाओगे? स्वर लगाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक बनेगा बेटा, वो बनेगा स्वर, ठीक। अब देखो स्वरों में भी मैं आपको आज काफी सारी चीजें नई बताऊंगा, होप सो आपको काफी सारी चीजें नई सुनने को मिलेंगी। तो अच्छा एक चीज बताइए, स्वर क्या होते हैं? अगर हम एक एक आपसे परिभाषा मांगे, क्योंकि भाई परिभाषा जानना जरूरी होता है, क्योंकि बिना परिभाषा जाने हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, हमें लिखने को नहीं आता, लेकिन कई बार पेपर में आ जाता है, ठीक है। कई बार स्वर और व्यंजन के परिभाषा को शॉर्ट करके 4 ऑप्शन में डाल देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्वर क्या होंगे, बताइए। अब देखो स्वर हैं, तो स्वरों के बारे में जान लो। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण कैसा हो? जिनका उच्चारण कैसा हो सर? जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, क्या कहलाएंगे? स्वर। क्या मतलब है सर? स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? थोड़ा और अगर सरल करें बेटा, तो सिंपल सी बात समझो कि ऐसे वर्ण जो स्वयं की सहायता से, स्वयं की सहायता से उच्चारित होते हैं, होते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि बेटा हमारे पास 11 स्वर होते हैं, ठीक, अभी बताया ना पीछे, ठीक है। अब समझो, अब समझो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, या देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल आम सवाल है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, हर किसी बच्चे को पता है, कल जो तैयारी करना शुरू किया है उसको भी पता है कि 11 स्वर होते हैं। कैसे? देखो स्वर आपसे पूछेगा कितने होते हैं, आप बता दोगे सर 11, कहेगा लिख के दिखा दो, तो हो सकता है 100 में 99 बच्चे लिख भी दें। आ, अच्छा उच्चारण सही रखिएगा, देखिए ये होगा आ, ये होगा आ, ये होगा ई, ये होगा ई, ये होगा उ, ये होगा उ। अब ये मत पढ़ने लगेगा छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई, जो बचपन में रटा था, वो मत करना बेटा, वरना बहुत समस्या होगी, मात्रा में बहुत समस्या होगी। इसको पढ़ोगे क्या? आ ई उ, ठीक। उसके बाद री से ऋषि, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है? ए, ओ और औ।
और बचपन में हमें क्या पढ़ाया गया था? बचपन में हमें पढ़ाया गया था अंग और आहा, कुछ इस प्रकार पढ़ाया गया था। तो जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सर ये तो 13 हो गए, ये तो 13 हो गए। तो बेटा अभी हमें इसकी बात नहीं करनी है, ठीक। हमें बात किसकी करनी है? इन 11 की। देखो ये है आम सवाल, आपसे पूछेगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 10 11 12 13। आप आंसर क्या लगाओगे? 11। ये हो गया आम सवाल जो पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। अब अगर यहीं पे घुमाया जाए थोड़ा सा सवाल, यहीं पर अगर थोड़ा सा सवाल घुमाया जाए और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया प्राचीन समय में स्वरों की संख्या ध्यान रखना बेटा कितनी होती है? 14। उस समय हम ये जो ली और ऐसे करके जो हमारा री बनता था उसको भी ऐड करते थे, तो अब हम इसे नहीं यूज करते हैं तो इसको हमने हटा दिया। लेकिन ये संख्या आप याद रखना, कहीं भूले भटके सवाल आ जाए तो आपके दिमाग में ये संख्या पड़ी होनी चाहिए कि पहले जो है 14 स्वर हुआ करते थे, ठीक। अब समझो वर्तमान समय में क्या सवाल आता है? वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो आप 11 बता दिए। अब इस 11 में भी एक ट्विस्ट है। अगर एग्जामिनर ने पूछा, ये 2 सवाल बता रहा हूं, इनको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि वर्णमाला में, ठीक है, वर्णमाला में मौखिक रूप से कितने स्वर हैं, और आपसे पूछे कि वर्णमाला में लिखित रूप से कितने स्वर हैं, कितने बच्चे इसका आंसर देना चाहोगे? कितने बच्चे इसका आंसर देना चाहोगे? जरा हैंड रेस करो, कितने बच्चे इसका आंसर दोगे? देखो बेटा, लिखित रूप से जब हम लिखते हैं तब तो 11 होते हैं, लेकिन जब हम उच्चारण के आधार पर बात करते हैं, मौखिक आधार पर बात करते हैं, तो स्वरों की संख्या हो जाती है 10, ठीक। ये दोनों सवाल कैसे सवाल हैं? ये हैं मेंटोस सवाल, इसको ध्यान रखना, ठीक। ये हैं मेंटोस सवाल, ये ऐसे सवाल हैं जो आपको औरों से आगे ले जाएंगे। क्लियर है? ये दोनों बातें याद रखना। जब मौखिक होगा, उच्चारण के आधार पे होगा, मौखिक या उच्चारण के आधार पे होगा तो 10 स्वर मिलेंगे, लिखने के आधार पे होगा तो 11 स्वर मिलेंगे। पहले यानी कि प्राचीन काल में, वैसे ये सवाल नहीं आता है बट समझ लो, ठीक है, बाई चांस आ गया तो हमें उसकी दिक्कत ना रहे। अच्छा सर, तो ये 10 कहां से हुए सर? ये जो री है ना बेटा, इसको उच्चारण के आधार पर हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते सर? उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? देखो, जो भी पढ़ो उसका कारण पता होना चाहिए, क्योंकि कल को आप अपने दोस्त को बताओगे अरे नहीं भाई, री को तो उच्चारण के आधार पर लेते ही नहीं है। अब पलट के उसने पूछ लिया कि क्यों नहीं लेते, तो क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि री जब हम बोलते हैं तो री में रा का उच्चारण आता है, री में रा का उच्चारण आता है, और रा क्या होता है? व्यंजन होता है। इसलिए उच्चारण के आधार पर हम री को नहीं कंसीडर करते, लेकिन जब लिखित आधार पर आते हैं तो हम आ से लेकर औ तक सभी को कंसीडर करते हैं, यानी कि ये 11 हो जाते हैं। समझ गए? अब बेचारे ये दोनों बचे, इनको न व्यंजन ने अपने परिवार में शामिल किया और न स्वर ने अपने परिवार में शामिल किया। इनको भगा दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, कहा गया निकल जाओ यहां से। तो इन्होंने क्या किया? मरता क्या ना करता, इन्होंने, इन दोनों ने मिलके अपना खुद का परिवार या अपना खुद का देश बना लिया। क्या बना लिया? इन्होंने कहा अयोग वाहा हो गए हम। क्या हो गए? योग वहा अयोग वहा। अब हमारा कोई, हम किसी योग्य नहीं हैं तो हम अयोग्य वहा हो गए।
तो ध्यान रखना, दो क्या हो गए, अयोग्य वहां हो गए। क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है। अब थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, अब हम थोड़ा सा डिटेल की ओर बढ़ेंगे बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान देके समझना। चलो देखो, जब हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण की, स्वरों के वर्गीकरण की, तो ध्यान रखना, जब हम स्वरों के वर्गीकरण की बात करेंगे बेटा, ठीक है, तो नंबर वन, स्वरों का जो पहला वर्गीकरण होता है वो मात्रा या उच्चारण के आधार पर होता है। किसके? मात्रा या उच्चारण के आधार पर। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो यहां पर कई बार, कई जगह आपको 3 मिलेगा, कई जगह 4 मिलेगा। मैं अभी दोनों बता दूंगा, तो आप 3 या 4 दोनों लिख लो। दोनों मैं अभी बता दूंगा कैसे 3 होता है, कैसे 4 होता है। ठीक, ओके सर। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है सर? दूसरा कैसे वर्गीकरण हुआ? दूसरा वर्गीकरण कैसे हुआ? तो देखो हमने मात्रा तो कर ली, अब मात्रा उच्चारण तो हो गया। कहां से उच्चारण होगा? तो जीभ के आधार पर। यहां से 3 प्रकार के निकलेंगे, ठीक है, जीभ हो गई। अब ओष्ठ थर्ड हो गया, ओष्ठा कृति के आधार पर। अच्छा, ओठ से कितनी आकृति बन सकती है? सोचो, ओठ से कितनी आकृति बना सकते हो, बताओ। तो 2 प्रकार की आकृति बना सकते हो भाई, ठीक है, ओठ से आप 2 प्रकार की आकृति बना सकते हो। तो ये हो गए 2। अब ओठ भी हो गया सर, और कहां से बोलते हैं या और क्या क्या प्रयोग होता है? तो नंबर 4 डालो, और नंबर 4 पे लिखो नाक व मुंह से श्वास लेने के आधार पर। जो नाक और मुंह से हवा निकलती है, नाक व मुंह से श्वास के आधार पर, ठीक। और लास्ट वाला कितना होगा? लास्ट वाला जो होगा हमारा फिफ्थ, फिफ्थ ये क्या होगा बताओ? अच्छा इसके, हाँ इसको भी लिख लो भाई, 2 प्रकार के। और लास्ट वाला जो हमारा हो जाएगा बेटा, ये मुख द्वार के आधार पर हो जाएगा। कैसे? मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार का मतलब क्या होता है? मुख द्वार का मतलब क्या होता है सर? मुंह कितना खुलेगा, कितना बंद होगा, इसके आधार पर भी हम 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण करेंगे। तो आज की पूरी क्लास इसी में निपट जाएगी, ठीक है। आज की पूरी क्लास हमको इसी में समझनी है। तो फटाफट पहली हेडिंग लगाइए, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। पहली हेडिंग क्या लगाएंगे सर? मात्रा या उच्चारण, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। क्लियर? समझना। अब यहां से बेटा एक एक चीज समझते हुए चलना, क्योंकि अगर यहां से आपने मिस किया क्लास तो बहुत दिक्कत होगी। मैंने भी आपको बताया था कि मात्रा के आधार पर कई जगह आपको 3 प्रकार का वर्गीकरण मिलेगा, कई जगह 4 प्रकार का मिलेगा। तो हम पहले 4 प्रकार समझेंगे और फिर तीसरा आपको बता देंगे कि कैसे 3 होता है। समझिए, 1 2 3 और 4। पहला देखो, पहला होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है। पहला क्या होता है बेटा? ह्रस्व स्वर। क्लियर? दूसरा, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तीसरा वर्गीकरण क्या माना जाता है? संयुक्त स्वर। और लास्ट वाला क्या होता है? लास्ट वाला होता है प्लुत स्वर। अच्छा, कई जगह आपको ये जो 3 और 4 का जो लफड़ा है, कई जगह संयुक्त स्वर क्या होता है, दीर्घ में ही आ जाता है। ये मैं आपको बिल्कुल एक्सपेंड करके बता रहा हूं, बिल्कुल विस्तृत बता रहा हूं, इसलिए यहां पर 4 है। अगर मैं आपको इसको कंप्रेस करके बताता तो ये जो संयुक्त स्वर हैं वो दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। क्लियर है? अब जरा समझते हैं ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, ठीक है, संयुक्त क्या होता है और प्लुत क्या होता है। सबसे पहले 2-2 शब्दों में इनकी परिभाषा डाल लो।
ह्रस्व स्वर क्या होते हैं सर? जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे, ठीक है। जिनको, ऐसे डायरेक्ट लिख लो, बहुत ज्यादा राइटिंग में मत डालो, बोलने में कम समय, ठीक, पहला पॉइंट। अच्छा, कई बार ये दूसरे नाम से आ जाते हैं, कई बार क्या करते हैं, ये आपको भ्रमित करने के लिए दूसरे नाम से आ जाते हैं। तो ह्रस्व स्वर किस नाम से आएगा? एक मात्रिक, किस नाम से? एक मात्रिक स्वर, या फिर मूल स्वर, या फिर किस नाम से? एक और नाम है इसका, लघु स्वर। देख रहे हैं? आपको लगता है कि आप ही ने अलग अलग नाम रखे हैं, चिंटू मिंटू चिंकू पिंकू, इन लोगों के भी कई नाम हैं। अच्छा, अब आपको ये समझाते हैं कि सर ये एक मात्रिक, मूल और लघु कैसे कहे जाते हैं। देखो, ह्रस्व स्वर में आते कौन है बेटा? आ, ई, उ और री। क्लियर? ये चार लोग आते हैं ह्रस्व स्वर में। कितने लोग आते हैं? कितनी कितनी बड़ी फैमिली है इनकी? तो इनकी फैमिली है चार लोगों की। समझना, ये पूरा चार्ट जो है ना बेटा, इससे आपके दिमाग में फिट होना ही होना है। बस आप एक बार कंसंट्रेट होके पढ़ोगे, सब फिट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गए। अब देखो, इस पे कोई मात्रा, इस पे कोई मात्रा, इस पे कोई मात्रा, इस पे कोई मात्रा है नहीं है। इनमें केवल एक मात्रा बनती है, इसलिए एक मात्रिक है। कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन इनसे ही मिलकर बनेगा, इसलिए इसे मूल स्वर कहते हैं। और इनकी मात्राएं छोटी मात्राएं कही जाती हैं, इसलिए ये लघु स्वर कहलाते हैं। समझ गए? सारे पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? ठीक, चलो भाई आइए। अब दीर्घ कौन है? तो दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व से थोड़ा सा समय अधिक लगेगा। क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, ह्रस्व से थोड़ा अधिक समय, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है सर, क्या इनके भी कई नाम हैं? हाँ बेटा, क्यों? ह्रस्व नाम रख सकता है, दीर्घ नहीं रखेगा क्या? बिल्कुल रखेगा। तो दीर्घ का केवल एक ही नाम है, दीर्घ का नाम हो गया द्विमात्रिक स्वर। अब सर ये द्विमात्रिक क्यों है, ये भी बताइए, और दीर्घ में कौन कौन आता है ये भी बताइए। तो देखो, दीर्घ में जितनी मात्राएं हैं, यानी कि आ, ई, उ। अब मैंने अभी आपको बताया कि हमने संयुक्त को अलग कर रखा है, इसलिए संयुक्त को संयुक्त के घर जाकर पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से यहां कितनी हो गई दीर्घ में? 3। अब दीर्घ में सर द्विमात्रिक क्यों है? बेटा देखो, जब आप दीर्घ को बनाओगे, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। अब देखो, मात्रा वाला निकल गया, अयोग वहां आपको मैंने बता ही दिया। अब सेकंड क्या बताया था? देखो यहाँ पे सेकंड हेडिंग क्या थी हमारी? सेकंड हेडिंग है जीभ के आधार पे। अब आ जाओ जरा, तो यहां हेडिंग लगा लो, जीभ के आधार पर। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे ड्रॉ कर लो फटाक से, जीभ ड्रॉ कर ली जाए। ये हो गई हमारी जीभ। अब जीभ में कितने स्थान हो सकते हैं? पहला, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला, है ना? ये वाला हो गया। पहले वाले को क्या बोलोगे? अग्र। बीच वाले को क्या बोलोगे? बीच वाले को क्या बोलोगे बेटा? इसको क्या बोलोगे? मध्य, मध्य। और आखिरी वाले को क्या बोलोगे? पश्च। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। क्लियर? अग्रभाग जीभ का अगला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा। अब देखो, अग्रभाग से किसको बोलेंगे, पश्च भाग से किसको बोलेंगे, और मध्य भाग से किसको बोलेंगे, ये भी समझना है भाई हमें। समझो, जब हम बात करेंगे आगे वाले हिस्से की, तो देखो आगे वाले हिस्से से आप क्या काम करते हो? पानी पूरी खाते हो, चटकारे लेते हो, ओहो मजा आ गया। क्या कहते हो? ओहो मजा आ गया।
तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, ई ई ए क्या बोलोगे आगे वाले भाग से, बोल के देखो, ई ई ए कहां से दबाव पड़ा, आगे वाली जीभ दब गई होगी। क्लियर। मध्य वाले भाग से हम केवल एक ही वर्ण का उच्चारण करते हैं, क्या कहते हैं, आ। क्या बोलते हैं, आ। जब आपको किसी पे बहुत प्यार आता है क्या कहते हो, आ। ठीक। पश्च भाग से अब देखो, 4 यहां निकल गए, 5 यहां निकल गए, बचे हुए कितने, 11 थे, 11 थे, 11 में 5 निकल गए, बचे 6। तो जो 6 बचेंगे वो पीछे से बोले जाएंगे। कहां से बोले जाएंगे, पीछे से बोले जाएंगे। कहां से, यहां से बोलो। कौन कौन बच रहा है, देखो यहां से आ, अब बोल के भी देखो, आ, यहां पे आपको ध्वनि या कंपन दिख रहा होगा, आ, ठीक है, आ, ऊ, ऊ, ओ, ओ, औ, ठीक है, और री। ठीक है, तो री को हम यहां कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ध्यान देना, ये क्या है, हम मौखिक की बात कर रहे हैं बेटा, हम मौखिक की बात कर रहे हैं, तो यहां पर री नहीं आएगा। तो यहां क्या हो गया, अग्र से बोलोगे ई ए, मध्य से बोलोगे और पश्च से बोलोगे आ ओ आओ। क्लियर हो गया। इस तरह से जब बोल के देखोगे ना, परीक्षा में खुद ब खुद प्रश्न आपके दिमाग में चल जाएगा। चलो, ये हो गया, हो गया ना। चलो, अब अगला देखो। अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहां तक आप करिए, इसमें मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, आप करके कमेंट में आंसर करिएगा, कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाला वर्ण। होमवर्क है ये आपका, ठीक है, ये आपका HW है, इसका अगला पार्ट हम आगे समझेंगे। HW में समझो क्या क्या क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 आ, बी आ, सी ओ, और डी ओ। ठीक, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। ठीक, 4 ऑप्शन लीजिए, इसके सारे आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है, ताकि आपका जो रिवीजन है वो चलता रहे। 10, 11, 12 और 9। एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बताओ, ए का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, नंबर 1, आ प्लस ई बी, आ प्लस ई सी, आ प्लस ए, या डी ए प्लस ए। इन 3 सवालों का आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे, और इसके बचे हुए 3 पार्ट हम फिर अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा। मैं अंकित कुमार करता हूं इस क्लास को यहीं समाप्त। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।